Welcome to Maths. आपके सिर्फ 12 चैप्टर्स पर और देख रहे हैं और मैं जब आप लोग बोर्ड की तरफ तो ज़रूर क्या क्या चीज़ें तैयारी करें। आप देख रहे हैं और कर चुके हैं। और के बाद रियल नंबर इक्वेशन इंट्रोडक्शन टू सारे चैप्टर कंप्लीट बचा है। कोऑर्डिनेट सर्कल रोटेशन पर नहीं है, बस जो सरफेस राइट सर्कुलर और राइट सर्कुलर को करना है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम याद रखिए। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एबिलिटी एबिलिटी डाल दिया सिर्फ पार्ट है, बार ग्राफ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो और इस ट्रायंगल में जैसे आप देख और जिसका प्रूव करना है तो मोटिवेशन और प्रूव साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज और द एंगल्स अपोजिट साइड्स ऑफ a टॉपिक। यहाँ पे जस्ट स्मॉलेस्ट पॉलीगन पॉलीगन थोड़ा साइज और ऑफ साइड तो और ये पॉलीगन साइड्स है और फिर बहुत सारी चीजें आपने अपने क्लास में भी। अच्छा, आवाज प्रॉपर आ रही थी, हालांकि माइक मेरा नीचे रखा हुआ था, मैं भूल गया था लगाना। अब आवाज थोड़ी तेज हुई होगी। माइक भूल गया था लगाना। ओके, ठीक है। तो इसके 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो मेन क्या है, मेन है कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी ये पढ़ना है ट्राइंगल्स की, और सारी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है, हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी। क्लास 10th में आप पढ़ोगे ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटीज, तो याद रखना है सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है, क्लास 10 से, तो भूलना नहीं है कि पढ़ के। अच्छा, पहले भी सही आ रही थी, गुड, यानी माइक का कैचिंग पावर अच्छा है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल हमें यहाँ पढ़ना है और उसको समझना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पे जाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मींस होता है इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स ऑफ फिगर्स हुज शेप्स एंड साइजेस आर बोथ द सेम। मींस उनका शेप, क्योंकि ट्राइंगल है भाई, एक ट्राइंगल है, एक पिज्जा भी
ऑलमोस्ट ट्राइंगल, हालांकि थोड़ा सा कर्व होता है, वो भी है। और आपके घर में भी कोई ऐसा बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट होगा जो ट्राइंगल शेप का होगा, मे भी हो सकता है, या आपने कहीं देखा हो मॉल्स में या कहीं बाहर निकले हो तो देखा हो। तो इस टाइप से अगर देखें तो इसीलिए कह रहा है कि जिसका शेप और साइज क्या है, सेम हो, तो ऐसे फिगर्स क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो जाहिर सी बात है ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उन ट्राइंगल्स को जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो वो ट्राइंगल्स बेसिकली क्या होंगे, आपस में उनका शेप और साइज सेम होगा, तभी आप उनको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोल सकते हो। जैसे यहां पे कह रहा है टू बैंगल्स आर ऑफ द सेम साइज, टू एटीएम कार्ड्स ऑफ द सेम साइज। अब इस वक्त मैंने जो अपना सेटअप रखा हुआ है एक छोटी सी टेबल पर रखा हुआ है, और यहाँ पे मेरा राइटिंग पैड भी है, जस्ट वन, ठीक है। अब राइटिंग पैड का शेप देखो ऊपर से तो वो भी रेक्टेंगल, क्लियर। और जिस टेबल पे मैंने रखा हुआ है स्टडी टेबल, वो भी रेक्टेंगल ऊपर से, तो दोनों रेक्टेंगल्स हैं, लेकिन उनका शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, ठीक है। तो ये हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, क्लियर। और ये भी हम कह सकते हैं कि वो फिगर्स विच कवर ईच अदर कंप्लीटली, यानी ऐसे फिगर्स जो एक दूसरे को कवर कर लें, कंप्लीटली कवर कर लें, ऐसे फिगर, क्योंकि वो कवर तभी एक दूसरे को करेंगे जब उनका शेप और साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे फिगर्स को भी हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसे इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ स्क्वायर्स दिए हुए हैं, और ये सारी चीजें यहाँ पे समझाई गई हैं, क्लियर। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ ट्राइंगल्स दिए आपको, क्योंकि ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट पे वापस आना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइड है 4.5 सेंटीमीटर की, एक साइड है 5 सेंटीमीटर की, एक साइड है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द ट्राइंगल्स गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी, यानी इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट और कौन से ट्राइंगल है। तो देखो 4.5 है, इसकी भी एक साइड 4.5 है, एक साइड 4 है, एक 5 है, तो ये इसका कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है, मतलब इक्वल साइन बना के बाद एक छोटी सी वेव, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल, देखो अब लिखेंगे कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पे मेंशन करो, देखो हम कॉन्ग्रुएंट देख रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि शेप और साइज सेम होना चाहिए, तो सबसे पहले हम साइड को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी, देखो यहाँ पे ए बी 4.5 है, इसी तरह पी क्यू 4.5 है, बी सी 5 है तो क्यू आर 5 है, सी ए 4 है तो आर पी 4 है। तो यहां पे जो साइड है उसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड, यानी ए बी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, तो यहां पे लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज को मेंशन करना। हम रैंडम भी नहीं कह सकते ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू पी, नहीं, क्योंकि यहां पे हमेशा याद रखिए करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा, और उसको मेंशन करने के लिए आपको एंगल सीक्वेंस में मेंशन करने पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल ए जो है वो करस्पॉन्डिंग है यहाँ एंगल पी के, एंगल बी जो है वो करस्पॉन्डिंग है एंगल क्यू के, और एंगल सी जो है वो करस्पॉन्डिंग है एंगल आर के। देखो ए करस्पॉन्डिंग पी के, बी करस्पॉन्डिंग क्यू के, सी करस्पॉन्डिंग आर के, तो जो जिसके करस्पॉन्डिंग होगा वो उसके उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। इस पे बहुत ध्यान आपको देना है, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ साइड की बात हो रही, तो यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट है, और जब कॉन्ग्रुएंट होगा ये याद रखिएगा, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे ए का करस्पॉन्डिंग पी है, तो ए पी के इक्वल होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। बी का करस्पॉन्डिंग क्यू है, तो बी क्यू के इक्वल होगा, और सी के करस्पॉन्डिंग आर है यहाँ पे, तो सी आर के इक्वल होगा, ठीक है। फिर देखते हैं, और अब देखो यहां भी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो बी सी और यहाँ पे डी ई 5 सेंटीमीटर है, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग सी ए और ई एफ 4 सेंटीमीटर,
ए बी और ई डी 4.5 सेंटीमीटर, तो ये इसके भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये इसके भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आ रही है? ज्वाइन किया? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे आर एन क्या है, ये 5 सेंटीमीटर, तो बी सी करस्पॉन्डिंग हो गया आर एन के। अब इसके यहाँ पे एडजेसेंट ए सी है जिसका 4 सेंटीमीटर, ये भी एम एन 4 सेंटीमीटर, और ये भी, तो ये भी इसके क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, लेकिन ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी 5 5 5, एक साइड सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, बाकी नहीं इक्वल है, तो ये करस्पॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल चीज है। ठीक है, तो यहां पे वही मेंशन किया गया है कि इट इज नेसेसरी टू राइट द correspondence ऑफ वर्टिसेस करेक्टली फॉर राइटिंग ऑफ congruency of triangle symbolic form। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफ और ए, डी और बी, ई, यानी जो जिसके करस्पॉन्डिंग है उसको लिखना बहुत जरूरी है। आगे क्या बोल रहा है, इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। मींस अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड हो, क्योंकि यहां पे ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, ये पी क्यू हो जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी को हम लिखते हैं सीपीसीटी, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि जब आगे आपको प्रूफ या फिर इक्वल मतलब प्रूफ करने के लिए आएगा कि भाई ये प्रूफ करो, तो अगर वो आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये एंगल, यानी ये प्रूफ करने के लिए कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये प्रूफ करो। तो अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं, हमें ये प्रूफ करना है, तो हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो ऑटोमेटिकली जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो वो इक्वल है। तो कैसे लिखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, यानी प्रूफ कर दिया हमने क्राइटेरिया से जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू आर, हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो अब जब लिखेंगे कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तो ब्रैकेट में लिखेंगे सीपीसीटी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्यों इक्वल है एंगल सी एंगल आर, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। कौन से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जो ऑलरेडी हमने अभी ऊपर प्रूफ किया। तो यहां पे वही चीज है कि अगर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल प्रूफ कर दो, अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल प्रूफ करना है तो ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। दैट्स इट, यही सिंपल स्ट्रैटेजी होती है। और प्रूफ कैसे करेंगे, कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, तो वही अब पढ़ने वाले हैं, क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हम देखेंगे। जैसे यहां पे अभी शुरू में हमने साइड्स को देखा था, अभी ऊपर वाला जो है, ठीक है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, दैट इज एक्सियोम 7.1, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। देखो यहां पे है, ये मोटिवेशन हमें समझना है और सीधा अप्लाई करना है, इट्स मोटिवेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या रहा है, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, और ये जो सीक्वेंस है SAS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस ये क्या कह रहा है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल का साइड दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है,
एक ट्राइंगल का एंगल दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है, और तीसरा जो साइड यानी दूसरा साइड जो है वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, और ये जो साइड एंगल साइड है अगर सीक्वेंस में लाई कर रहे हैं तभी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई होगा। बात समझ में आ रही? साइड एंगल साइड का मतलब ये नहीं है कि कोई सा दो साइड और एक एंगल, इसका मतलब ये नहीं है। साइड एंगल साइड मतलब इसका साइड, इसका एंगल, इसका साइड करस्पॉन्डिंग, इसका साइड, इसका एंगल, इसका साइड, ये अगर इक्वल है तो फिर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या बोल रहा है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अगर दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल। ये नहीं कि दो साइड ये वाला ले लिया, चलो ये वाला इसके, ये वाला इसके, और चलो ये वाला एंगल ले लेते हैं, तब ये साइड एंगल साइड नहीं है, ये तो साइड 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 एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इन दो साइड्स के बीच का एंगल अगर इक्वल है तो फिर वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दे बोथ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। बात समझ में आ रही है? यस जुवेरिया। ठीक है, अब इसी को अप्लाई करना है। अब अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि सर ठीक है कॉन्ग्रुएंसी ले लिया, अब सॉल्व करने के कैसे करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, जितने भी कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम्स हैं जब हमें पढ़ समझ में आ जाएंगे, जो एक्सियोम्स हैं, तो आपको देगा क्या? या तो आपको कोई एंगल, कोई साइड, या ट्राइंगल। अब अगर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो सीधा सीधा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाओगे, और अगर किसी साइड या किसी एंगल को इक्वल प्रूफ करना है तो ये देखा जाएगा कि वो दोनों एंगल्स, वो दोनों साइड किस ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं। उन ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे किससे? कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से। देखो सिंपल स्ट्रैटेजी है, अगर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो सीधा कॉन्ग्रुएंसी हम क्राइटेरिया लगा देंगे बस उन दो ट्राइंगल्स पे जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। अब अगर एंगल को या फिर साइड को इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है, तो ये देखना पड़ेगा कि ये एंगल या ये साइड किन ट्राइंगल्स का पार्ट है। जाहिर सी बात है, एक एंगल एक ट्राइंगल का होगा, दूसरा एंगल दूसरे ट्राइंगल का होगा, या एक साइड एक ट्राइंगल का होगा, दूसरा एंगल दूसरे साइड दूसरे ट्राइंगल की होगी। तो ये एंगल या साइड जो है वो किस ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं, इन ट्राइंगल्स को उठा के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कैसे? इससे। तो ये एंगल या साइड इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? बस यही करना है और कुछ नहीं। अच्छा, स्कूल में क्या चल रहा है? अब तो हॉलीडेज हो गई, हॉलीडेज से पहले पहले क्या स्टेटस था जरा बताइएगा मुझे। मैथमेटिक्स में क्या क्या हो गया? 6 चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किए, 6 चैप्टर्स बाकी हैं, यानी 50% मैथमेटिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया। साइंस में भी 40% कवर हो चुका है सिलेबस। तो वो जो 6 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उसके अलावा कोई चैप्टर ऐसा है जो स्कूल में आपके पढ़ाया गया? क्योंकि आपने बताया ट्राइंगल चल रहा था, तो जाहिर सी बात ट्राइंगल का ही नंबर था, अब आगे 6 ही चैप्टर बचे हुए हैं। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड एरिया, एंड दैट वन स्टैटिस्टिक्स। बस।
हाँ ठीक है, वही ट्राइंगल रह गया। ओके, कल का वीडियो देखा था, पॉलिनोमियल चल रहा था, वो तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। साइंस में क्या चल रहा है? यानी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, ऐसे? क्योंकि अब तो सितंबर से आपकी क्लासेस होंगी शायद, आप लोग की वेकेशन चल रही हैं। चैप्टर 1 और 2 हो गया। ओके, अच्छा, ये भी है कि इस मैटर अराउंड अस प्योर में हम लोग सोल्यूशन को पढ़ रहे थे। जो कंपोनेंट्स मिक्सचर का सेपरेशन है वो आपके कोर्स में नहीं है इस सेशन में। मोशन चैप्टर 9 हो गया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, ठीक है ठीक है, आइडिया एक मिल गया। अच्छा, जो सेकंड चैप्टर है ना इस मैटर अराउंड अस प्योर, प्योर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें इस सेशन में वो नहीं है। अरे हाँ, सेपरेशन कंपोनेंट्स, तो हमारा भी सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद फिजिक्स का सेकंड चैप्टर ले लेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फिर टिश्यूज ले लेंगे। मतलब फिजिक्स भी ऑलमोस्ट 40% टू 45%, फिजिक्स सॉरी कह रहे हैं, साइंस। ठीक है, चलो अब इस पे आते हैं। एग्जाम्पल 1, कल का वीडियो देखा था, रिकॉर्डिंग, कुछ मैंने इंस्ट्रक्शंस बताए अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यस जुवेरिया। ओके, मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि अभी जब तक मैं अलीगढ़ नहीं जा रहा हूँ तब तक आपकी क्लासेस चलेंगी, टेस्ट का भी कोई शेड्यूल नहीं। अलीगढ़ पहुंचने के बाद फिर नॉर्मल शेड्यूल आएगा सब, ठीक है। रोजाना मैं मैसेज करूंगा क्लास होगी या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे सर्टेनिटी नहीं है, तो इस वजह से इसलिए रोजाना मैसेज जाएगा कि आज क्लास होगी या नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि क्लासेस लगातार चलती रहेंगी, कोई सैटरडे संडे मंडे कुछ नहीं, जब तक मैं अलीगढ़ नहीं पहुंच जाता हूँ। रिकॉर्डिंग्स में टाइम लग सकता है क्योंकि मोबाइल डेटा पे क्लास यहाँ पे हो रही है। और और क्या मैंने बताया था, हाँ, जो भी असाइनमेंट या फिर जो भी चीज़ जाएगी, हाँ, जो सब्जेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए डे डिसाइडेड है इस दिन साइंस या मैथ, तो हो सकता है अभी थोड़ा सा अनसर्टेन रहे, उस जगह कल भी मैं मैथ्स पढ़ा दूँ, या हो सकता है कल भी मैं साइंस ही पढ़ाऊँ। ठीक है, तो वो मैं मेंशन करूंगा ऑन डेली बेसिस, डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबिलिटी कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। तो एग्जाम्पल 1 में क्या बोल रहा है इन फिगर 7.8। अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, क्या बोल रहा है, गिवन इन्फॉर्मेशन की अब प्रूफ कैसे करते हैं ये हमें समझना है। ठीक है, सबसे पहले जब हम प्रूफ करते हैं तो हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। क्या गिवन है, जैसे यहाँ पे कह रहा है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये गिवन है। यहां लिख दिया ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अच्छा, ये जो होता है ना सिंगल डबल, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्यों है, इसकी ये क्या शो कर रहा है कि ये जो ओ ए है, एक, ठीक है, ये जो ओ ए है ये इसके इक्वल है, तभी यहां पे ये सिंगल डैश है या डबल डैश। अगर ये चारों इक्वल होते ना तो यहाँ पे चारों में 1 1 1 होता, यानी सिंगल डैश होता है चारों में। तो ये गिवन है। फिर क्या गिवन है, अब और कुछ नहीं गिवन है, देखो
और सिर्फ ये गिवन है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, तो कैसे देखो सॉल्व करते हैं। टू प्रूव दैट ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC. Second, prove that AD is parallel to BC. ठीक है, अब हमें यह देखना है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अलावा अपने थ्योरम्स, अपने क्राइटेरियाज लगाने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी क्राइटेरिया हमें पता है जो कि साइड एंगल साइड है। ठीक है, तो अब आते हैं प्रूफ पे। अब जिन ट्राइंगल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसको प्रूफ करना है एओडी और बीओसी को, तो एओडी और बीओसी के लिए जो कंडीशन, यानी इन दो ट्राइंगल्स के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है, क्या वो कंडीशंस यहां पे मिल रही हैं? हाँ मिल रही हैं, दो साइड। और ये जो एंगल है ये भी हालांकि मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट चूंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये हम डायरेक्टली रख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली उसको हम पुट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अगर क्राइटेरिया सारे नहीं मिल रहे हैं तो जो क्राइटेरिया चाहिए होता है उसको पहले प्रूफ करते हैं, यानी ये एंगल इसके इक्वल है, यहां पे तो डायरेक्टली वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो अंडरस्टूड है, इसको रख सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि जो क्राइटेरियाज हैं, उसकी जो कंडीशंस हैं, वो उसमें से एक दो कंडीशन मिसिंग होती है, तो डायरेक्टली नहीं रख सकते, उसको हमें मेंशन और प्रूफ करना पड़ता है पहले। तो अगर वो कंडीशन है तो पहले वो प्रूफ किया जाएगा, वरना जैसे इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट रख सकते हैं। कौन से दो ट्राइंगल है? पहला वाला पार्ट अभी कर रहे हैं, इन ट्राइंगल एओडी उसको लिखेंगे एंड ट्राइंगल बीओसी, ये लिखा। ठीक है, क्या कंडीशन है? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब यहां पे मेंशन कर देंगे सिंस गिवन। नेक्स्ट क्या है? ओडी इज इक्वल टू ओ सी सिंस गिवन। और ये जो एंगल है एंगल सी ओ बी, अच्छा देखो जब सी ओ बी लिखेंगे तो एंगल ए ओ डी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डी ओ ए, क्योंकि ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है। देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए। यहां पे मेंशन करेंगे सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो बाय साइड एंगल साइड। अब देखो यहां पे आ गया साइड एंगल साइड, हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम क्या हो जाएगा? ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल को आपने लिया है, ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओसी, यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अगर जो क्राइटेरिया यहां पे, ये देखो ये क्राइटेरिया मिसिंग था ये वाला, लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में हम इसको डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि यहाँ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिस इतना बड़ा लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? एडी इज पैरेलल टू बीसी, ये हमें प्रूफ करना है, गिवन नहीं है, ये प्रूफ करना है। अब देखो पैरेलल लाइन थ्योरम में क्या होता है, जो उसके एंगल्स होते हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दो तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दो तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे भी अगर तुम गौर से देखो, अभी हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट कंटिन्यूड है, तो यहां पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अक्सर स्कूल में भी क्या करते हैं, ये पहला पार्ट नहीं देंगे, सेकंड पार्ट डायरेक्टली दे दिया उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए।
तो देखो सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए ऑटोमेटिकली पहला पार्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने मेंशन किया है पहला पार्ट, तो डायरेक्टली कंटिन्यू हम कर सकते हैं। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये एंगल्स इक्वल हैं, तो ऑटोमेटिकली ये बीसी और एडी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पे क्या मेंशन करेंगे, सेकेंड, सिंस ट्राइंगल, यहां पे डायरेक्ट लिख देंगे, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओसी, तो देयरफॉर कोई भी एक एंगल सेट ले लो, एंगल BCO will be equal to angle ODA. Angle BCO will be equal to angle ODA. ये इसके इक्वल, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा, एंड बोथ आर alternate interior angles. So this implies that AD will be parallel to hence proof, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी प्रूफ हम करते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए, अब इसको कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मिटा दूं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो एग्जाम्पल टू क्या बोल रहे हैं, AB इज अ लाइन सेगमेंट, ये AB एक लाइन सेगमेंट है, लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर है, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन L है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब AC जो है वो CB के इक्वल है, ये डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, ये इनडायरेक्टली बोल रहा है। तो यहां से जो L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टेटमेंट है, उससे गिवन इंफॉर्मेशन क्या निकल के आ रही है कि AC इज इक्वल टू CB, ये गिवन है, और परपेंडिकुलर है तो जाहिर से बात है ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, मतलब ये इंफॉर्मेशन हिडन है बट गिवन है। सिर्फ इस स्टेटमेंट से देखो हमने ये इंफॉर्मेशन डिड्यूस की, ये एक सेकेंड मेथोडोलॉजी है प्रूफ को सॉल्व करने की। अभी कह रहे पॉइंट P लाइज, ये पॉइंट L पे लाई कर रहा है, तो ये शो करो कि P जो है वो A और B से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि PA इज इक्वल टू PB, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड, व्हाट इज गिवन। अब ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट कि L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, नहीं, क्योंकि आपको यूज करना है ना प्रूफ करने में, तो वो चीज क्लियरली आपको मेंशन करनी है। पहली चीज क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू BC, ये गिवन है। सेकेंड क्या गिवन है, एंगल PCA इज इक्वल टू PCB इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। और कुछ नहीं गिवन है आपके पास, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है दैट इज PA इज इक्वल टू PB, ये हमें प्रूफ करना है। नाउ कमिंग टू प्रूफ, अब ये PA और PB को देखो, भाई मैंने सेकंड जो बताया था, जिन साइड को इक्वल प्रूफ करना है, पहले ये देखो वो किन ट्राइंगल्स का पार्ट है, जिन ट्राइंगल्स का पार्ट है उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, ऑटोमेटिकली वो साइड्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो PA PB किस ट्राइंगल में लाई कर रहा है, ट्राइंगल PCA और PCB, तो हम लेंगे इन ट्राइंगल PCA एंड ट्राइंगल PCB,
ठीक है, ट्राइंगल पीसीए पीसीबी ले लिया। अब क्या क्या है, देखो AC इज इक्वल टू BC, ये गिवन है, सिंस गिवन। उसके बाद एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB सिंस 90 डिग्री। और एक इंफॉर्मेशन हिडन है जो गिवन है, PC, ये देखो ये वाली साइड ये कॉमन है, PC इज इक्वल टू PC सिंस कॉमन। ठीक है, कॉमन है। तो देखो साइड, दो साइड्स, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गए, और जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी इक्वल हो गया। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, क्या हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PCB। अब ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, लेकिन रिक्वायर्ड क्या था, ये रिक्वायर्ड है। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो उसकी साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो दिस एम्प्लॉयज दैट PA विल बी इक्वल टू PB, लेकिन यहां पे लिखेंगे CP CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, इस वजह से ये इक्वल होगा। कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एंगल साइड एंगल, ASA क्राइटेरियन। अभी हमने पढ़ा साइड एंगल साइड, अब नेक्स्ट एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। ठीक है, अब यहां पे इसका प्रूफ है एंगल साइड एंगल का, और यहां पे मेंशन है देखो एंगल साइड एंगल का प्रूफ। तो इसका प्रूफ आपके कोर्स का पार्ट है। ठीक है, तो थ्योरम क्या बोल रहा है, वही चीज है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, एक एंगल दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है, और इन दो एंगल्स के बीच में जो इंक्लूडेड साइड है ये भी इसके इक्वल है, तब ये बनेगा क्या, एंगल साइड एंगल, यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। और फिर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दैट विल बिकम कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो वही कह रहा है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle। अब इसका प्रूफ इसको करते हैं। ठीक है, अब इसका जो प्रूफ है बेसिकली वो तीन केसेस हैं, तीनों केसेस को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव थ्री केसेस, और फिर उसके बाद वहीं से एंगल एंगल साइड जो है रूल निकल के आएगा, इसको यहीं पे समझते हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, देखो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये जो प्रूफ है इसको आपको तीन केसेस में, क्योंकि अब जाहिर सी बात है साइड इक्वल हो सकती है, बड़ी छोटी हो सकती है, तीनों कंडीशंस को रख के हम देखेंगे। ठीक है, और हर कंडीशन में ये दिखाएंगे कि हाँ जो ये बात कह रहा है, जो ये थ्योरम है, ये सही है। तो यहां पे कह रहा है वी आर गिवन टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, तो समझते हैं ताकि कम टाइम में हम
ABC and DEF। ठीक है, क्या बोल रहा है? दैट इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। एंगल B एंगल E के इक्वल ये गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है? एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये गिवन है। और क्या गिवन है? BC इज इक्वल टू EF। BC इज इक्वल टू EF, ये गिवन है। अभी ये नहीं कह रहा है दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये कंडीशन, और इन कंडीशंस पे कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल, इसी को तो प्रूफ करना है। बात समझ में आ रही है? डिफरेंस समझ पा रहे हैं? अभी हम थ्योरम को ही प्रूफ कर रहे हैं, थ्योरम से प्रूव नहीं कर रहे, अभी हम थ्योरम को ही प्रूफ कर रहे हैं। तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये माइंड में आ जाएगा तो थ्योरम का प्रूफ समझ में नहीं आएगा। तो यहां पे हम थ्योरम को ही प्रूव कर रहे हैं, थ्योरम से किसी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो कंडीशंस क्या गिवन है कि दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके बीच का साइड इक्वल है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें देखना है। तो हम तीन केसेस लेते हैं। सबसे पहले केस 1। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये सपोज कर लेते हैं कि ए बी जो है, ये ए बी ये डीई के इक्वल है। देखिए, ये सपोज कर लेते हैं ए बी, ये ए बी डीई के इक्वल है। ठीक है, तो अगर ए बी डीई के इक्वल है, क्योंकि भाई तीनों केसेस जो होंगे तब आपको समझ में आएगा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और बी सी ई एफ के ऑलरेडी गिवन है, इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किससे? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। यस से ये हमने एजम्पशन किया है। ए बी इज इक्वल टू डी क्या किया है? एजम्पशन किया है। तो जब इसको एज्यूम कर लिया कि ए बी डी ई के बराबर, भाई तीन ही चीज हो सकती है ना, या तो ए बी डी ई के बराबर होगा, या ए बी डी ई से बड़ा होगा, या तो ए बी डी ई से छोटा होगा। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि यहां पे जो कंडीशंस लगाई है कि दो एंगल्स और एक साइड, इसी को प्रूफ करना है कि ये कंडीशन करेक्ट है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो जो ऑलरेडी कंडीशन हमें मालूम है, सिर्फ एक मालूम है, एस ए एस। तो इस एस ए एस से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करें और वो हो जाए, तो इसका मतलब कि जो कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो कंडीशन भी कॉन्ग्रुएंसी के लिए करेक्ट है। स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है? भाई दो ट्राइंगल्स हैं, अगर उसमें एस ए एस मिल जा रहा है तो उस ट्राइंगल में जो ऑलरेडी कंडीशंस दी हुई हैं तो वो भी मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। तो यहां पे वही के, और तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो एक साइड इसके बराबर हो, या एक साइड बड़ी दूसरी छोटी हो, या एक साइड छोटी दूसरी बड़ी हो। यही तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो पहला केस क्या ले रहे हैं कि ए बी डी ई के इक्वल। तो जैसे ही इक्वल हमने एज्यूम किया तो एस ए एस अप्लाई हो गया। ठीक है, एस ए एस क्या हो गया? अप्लाई हो गया। और अगर एस ए एस अप्लाई हो गया यहां पे, ठीक है, चलो इसको यहां पे हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लेते हैं। यहां पे हमने ए बी को एडी से बड़ा एज्यूम किया है। हालांकि दोनों आपको सेम दिख रहे हैं, लेकिन एज्यूम कर लिया कि ए बी डी ई के से बड़ा है। ठीक है, तो अगर साइड ए बी डी ई से बड़ी है, ऐसे एज्यूम करो, अभी ये एजम्पशन है। मान लो ऐसा ट्राइंगल है जिसमें ए बी डी ई से बड़ा है, तो इसका मतलब डीई के बराबर कोई एक साइड आप खींचोगे तो वो ए बी पे कुछ ऐसा आएगा। मान लो पी बी, यानी पी बी जो है वो ईडी के बराबर आपने एज्यूम किया, ऐसे ही कुछ आएगा। वो ए बी के अंदर ही तो लाई करेगा, क्योंकि ए बी साइड बड़ी है। तो डीई साइड के इस साइड के बराबर अगर आप कुछ एज्यूम करोगे, मान लीजिए पी बी एज्यूम किया, तो आप कहोगे सर मुझे तो छोटा दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों साइड बराबर ही है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए बी साइड बड़ी है। बात समझ में आ रही है? तो डीई साइड के बराबर
ए बी पे जब आप लाओगे यानी इस साइड के बराबर कोई एक लाइन खींचोगे तो वो ए बी से छोटी आएगी ना। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो इसका मतलब अब ये हो गया कि जब हमने साइड पी बी बना दी, पी बी अब साइड जो है वो डीई के बराबर है, ये हमने एज्यूम कर लिया। मतलब पी बी डीई के बराबर। तो जब पी बी डीई के बराबर एज्यूम कर लिया, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, तो इसका मतलब ट्राइंगल पी बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, यानी ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई एस एस एक्सियोम, ठीक है, तो since the triangles are congruent their corresponding parts will be equal, क्योंकि अभी हमने सीखा कि जो congruent triangles होते हैं उनके corresponding parts चाहे वो साइड हो रही हो चाहे एंगल हो, वो सब आपस में इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल हो जाएगा तो देखो एंगल पीसीबी डीएफई के इक्वल हो जाएगा। कहां पे है, जरा इसको थोड़ी परेशानी से देख भी लेते हैं। देखो पीसीबी ये वाला, पीसीबी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा डीएफई के, क्योंकि वो ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब इसको दिमाग में रखना। आप अपने सामने बुक भी खोले रहे हैं ताकि वो चीज, बट वी आर गिवन दैट, अब देखो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो गया। क्या गिवन है कि ए सी बी डी एफ ई के इक्वल है और ए सी बी पी सी बी के इक्वल है। ये क्या है, कि ये गिवन है, देखो ये गिवन है ना, अभी हमने गिवन लिया है कि ए सी बी जो है पूरा वो डी एफ ई के बराबर है, और ए सी बी जो है, ए सी बी जो है वो पी सी बी के बराबर। देखो अब डी एफ ई के बराबर पी सी बी है और ए सी बी के बराबर डी एफ ई है, तो ये बताओ ए सी बी और ए सी बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। और अगर कोई ट्राइंगल है जिसमें कह रहा है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बात को समझो, ये कह रहा है कि ये वाला एंगल इस छोटे एंगल के इक्वल है, तो ये बताओ इसका मतलब ये दोनों एंगल कॉमन हुए ना। अभी सब एजम्पशन पे चल रहा है, क्योंकि यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखो फिर से मैं बना रहा हूं, ये वाला अभी हमने बनाया था, ये छोटा ट्राइंगल और एक और ट्राइंगल था, इसके करस्पॉन्डिंग इसको प्रूव किया था। अब ये गिवन है कि ये वाला एंगल इस पूरे के इक्वल है, ये गिवन है, ये ऑलरेडी हमने लिया हुआ है कंडीशन, यही तो है एंगल साइड एंगल में। ठीक है, अब अभी हमने ये प्रूव किया कि अब ये वाला जो एंगल है इसके थ्रू, इन दो के थ्रू, ये बड़ा एंगल इस छोटे एंगल के बराबर है। भाई ये तभी हो सकता है कि ये दो एंगल सेम हो, यानी P जो है वो कॉन्साइड कर रहा है A से। ठीक है, और ये कॉन्साइड अगर कर रहा है A से, अगर ये कॉन्साइड कर रहा है मतलब कि अगर ये वाला एंगल इस छोटे एंगल के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल सेम है। और अगर सेम है तो P कोई अलग से नहीं पॉइंट है, P A पे कॉन्साइड कर रहा है, तो इसलिए P अगर A पे कॉन्साइड कर रहा है तो P कुछ अलग पॉइंट नहीं है, और हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। और ये जो ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल DFE के क्या है, बराबर, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहां से भी ये प्रूफ हो गया कि अगर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लिया तो दो ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन में क्या ले रहा है, थर्ड कंडीशन में ले रहा है कि अब ए बी साइड छोटी है, वो यहां मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन सेम उसी तरीके से जैसे यहां पे लिया इन्होंने, जैसे इसमें लिया है। ठीक है, यहां पे ले लिया, अब यहां पे ले लो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक पॉइंट पी ले लो, इसको छोड़ दो, ये पूरा ए बी सी है और यहां पे ये पूरा डी ई एफ है।
ठीक है, यहां पे ये वाला एंगल इसके इक्वल है, या फिर इसी को ले लो, ये वाला एंगल इसके इक्वल पूरा, ये तो गिवन ही है। लेकिन अब आपने ये प्रूफ कर दिया क्योंकि ये पी बी पी ई के बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, जो अभी किया है वो अब इस पे अप्लाई करोगे बस। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये पूरा ट्राइंगल सॉरी इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसका मतलब एंगल सी इस छोटे एंगल के बराबर होगा। तो इससे क्या हो गया कि ये बड़ा एंगल और ये छोटा एंगल इक्वल है, और ये तभी होगा जब पी डी पे कॉन्साइड करेगा, यानी पी डी पे कॉन्साइड करेगा तो ऑटोमेटिकली ये ट्राइंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो तीनों केसेस से ये प्रूफ हो गया, वैलिड हो गया कि एंगल साइड एंगल अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल है तो फिर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एस ए एस से भी और आपका एंगल एस ए यानी एंगल साइड एंगल भी वैलिड है, यानी दो थ्योरम्स हमें मिल गए। और यहां पे यही कह रहा है कि अगर दो, देखो क्या बोल रहा है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो हम ये भी कह सकते हैं भाई दो एंगल हैं इंक्लूडेड साइड, या कोई भी दो एंगल और साइड वो भी वैलिड होगा। मींस यहां पे क्या था कि दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, जिसको हम कहते हैं एंगल साइड एंगल, और तो इसके अकॉर्डिंग दो एंगल्स और कोई सा भी साइड, ये कहलाता है एंगल एंगल साइड, ये भी वैलिड है। बात समझ में आ रही है? अगर वो साइड उस दो एंगल्स के बीच में आ रही है तो एंगल साइड एंगल बन जाएगा, वो साइड बीच में नहीं आ रही है, उन दोनों के अलावा कहीं आ रही तो फिर वो एंगल एंगल साइड बन जाएगी। तो तीन क्राइटेरियंस हमने सीखे आज। ठीक है, साइड साइड एंगल एंड एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, दो एंगल्स और पर्टिकुलर साइड। ठीक है, तो आज जो असाइनमेंट जाएगा जो प्रूफ वाला है उसको आपको प्रैक्टिस करना है और फिर शो करना है, मतलब अपलोड करना है जो प्रूफ करने के लिए है। ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3। केस 3 वर्ड्स में दिया हुआ है, लेकिन केस 2 की तरह केस 3 सॉल्व होगा। केस 2 में ए बी साइड को बड़ा दिखाया गया था, देखो केस 2 में क्या दिखाया गया था, ए बी साइड को बड़ा। तो केस 3 में आप डीई को बड़ा शो करोगे, मतलब ये जो यहां पे डॉटेड लाइन बनी है उसको आप यहां बनाओगे और इसके ऑपोजिट आप इसको प्रूफ करोगे। बात समझ में आई? सेम वही चीज इस पे अप्लाई हो जाएगी, सेकेंड वाला जो प्रूफ होगा, बट उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज रखना पड़ेगा जो एंगल्स हैं। बात समझ में आ रही है? वो तो मैं देख लूंगा असाइनमेंट में। ठीक है, तो असाइनमेंट में जो आएगा वो यही प्रूफ है, इसका प्रूफ केस 1, केस 2, केस 3 प्रॉपर वे में करना है। ठीक है, और उसके बाद कल भी मैं मैथमेटिक्स देखूंगा, कल मैथमेटिक्स ही रहेगी और कोशिश करूंगा फ्राइडे सैटरडे संडे साइंस हो, क्योंकि जो इस मैटर अनुस प्योर है उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर देंगे, उसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं जो आ रहे हैं। ठीक है, मोशन हो गया, लॉज एंड मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, और अपथ्रस्ट फोर्स भी है उसमें, ब्योंसी, ये सारी चीज़ें भी है, वर्क एनर्जी एंड पावर, आई थिंक साउंड भी है, देखना पड़ेगा। यस, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? नोप्स, तो अच्छे से सब रिवीजन कर लीजिए, इतनी छुट्टियां मिलती नहीं है इंडिया में, शायद आपने देखा नहीं है, छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं इंडिया में। इंडिया में देखिए समर वेकेशन बच्चों के ख़त्म भी हो गए, 1 महीना रहा बस, 1 मंथ, और 9-10 का तो और कम रहता है, 9 to 12, 20-25 दिन बस, ख़त्म, फिनिश। तो ये गनीमत है। हाँ, कजन्स पता
तो वही मैं कह रहा हूँ, ये गनीमत है और आप लोग को मिल रहे तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि टाइम गुजरते भी पता नहीं चलता है। फादर की डेथ को ऑलमोस्ट आज क्या वेंसडे ना, 2 हफ्ते हो गए, पता भी नहीं चला। लास्ट वेंसडे नाइट यानी थर्सडे अर्ली मॉर्निंग ही कह सकते हैं, 1:30 बजे रात में। तो वेंसडे की नाइट कह सकते हैं, थर्सडे की अर्ली मॉर्निंग भी कह सकते हैं, 30 जून। तो 2 हफ्ते हो गए, पता भी नहीं चला, इतनी जल्दी गुजर गया 2 हफ्ते। ठीक है, तो टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा, और इसीलिए मैं कहता रहता हूँ ना कि प्रेजेंट को यूटिलाइज करें, फ्यूचर किसी को नहीं पता, फ्यूचर में क्या हो जाए नहीं पता था। अब्बा की ज़िंदगी इतनी है, उसके आगे वो नहीं रहेंगे। मैं जा भी नहीं पाया, समर वेकेशंस नहीं मिली मुझे, मैं आ भी नहीं पाया यहाँ पे, मुलाकात भी नहीं कर पाया, बहुत अफसोस है। लेकिन वही हुआ कि जब सारी चीज़ें हो गई तो आप फोर्स्ड हो गए यहाँ पे आने के लिए। इसीलिए कहते हैं जो प्रेजेंट है उसकी कदर, उसकी वैल्यूएशन, उसकी वैल्यू करें, क्योंकि फ्यूचर नहीं पता है किसी को। वही अब्बा मुझे बुलाते थे, कहते थे कि आ जाओ मिलने के लिए, तो मैं कहता था कि ठीक है, छुट्टी मिलेगी, सारी चीज़ें। और वही उनका इंतकाल हुआ, वो एक्सपायर हुए, तो आदमी ने 11 घंटे 12 घंटे कॉन्टीन्यूस ट्रेवल किया बाय रोड, और बाय रोड पहुंच गया। होता है ना। तो वही चीज़ है कि आदमी अपने सिस्टम के हिसाब से चलता है, लेकिन नो वन नोज व्हाट इज द फ्यूचर। तो वही फोर्स्ड हो गया 11-12 घंटे कॉन्टिन्यूस ट्रैवल करने के लिए, वहीं पहुंच गया घर। समझ रहे हैं? तो इसीलिए प्रेजेंट को यूटिलाइज कीजिए, बिकॉज नो वन नोज द फ्यूचर। ओके, और शायद यही था, आप लोग की क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह चलें कॉन्टिन्यूस, और जिसकी वजह से 50% कोर्स कवर हो गया मैथमेटिक्स में, सिर्फ 50% बचा हुआ है, हम लोग के पास बहुत टाइम है। तो वही कहते हैं ना कि आगे कुछ हुआ बाई चांस या कुछ हो, तो फिर अगर प्रेजेंट को हम रुइन कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, यानी टाइम होते हुए भी बर्बाद कर देंगे। भाई टाइम है, मैं क्लास ले सकता हूँ, मैं क्या, अरे यार छोड़ो यार, छुट्टी कर देते हैं, 2 दिन बाद ले लेंगे, ये भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन वही कहते हैं कि प्रेजेंट को आप सेव रखोगे तो फ्यूचर आपका आपका ऑटोमेटिकली जो है वो प्रॉपर वे में हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं, मैथमेटिक्स इसी के आगे बात करेंगे। ठीक है, ओके देन, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।